नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं वीरत दुबे। आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पर, वो बहुत ही कह सकते हैं ज्वलंत मुद्दा है। और किस मुद्दे को लेकर के चर्चा हो रही है आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। केरल कोर्ट की तरफ से या केरल के कोझिकोड कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और स्टेटमेंट में कहा गया है यौन उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है यदि अगर महिला ने यौन उत्पीड़न या कह सकते हैं यौन उत्तेजक कपड़े पहन रखे हैं या कुछ इस तरीके की बात है, ऐसा पोशाक जो है वो इस बात को दर्शाता हो। तो अब यहां पर एक बार फिर से वो चर्चा शुरू हो गई है कि क्या महिलाओं के कपड़ों पर, क्या उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े पहनने की छूट नहीं है। एक तो ये प्रश्न कौंधना शुरू हो गया है। क्या अब उन्हें कपड़े पहनते समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई व्यक्ति रास्ते में हमारे वस्त्र को देख करके या कपड़े को देख करके कह सकते हैं कि सेक्सुअली उत्तेजक ना हो रहा हो। और यदि अगर ऐसा होगा तो क्या कपड़े पहनने की जो आजादी है, जो कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम स्वतंत्र हैं राष्ट्र में, हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, अपने मनमर्जी के कपड़े पहन सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं, किसी के साथ आ जा सकते हैं। तो क्या इस तरीके की चीजों पर ये कहीं रोक सी नहीं लग जाएगी या फिर अब महिलाओं को कहीं सोचना नहीं पड़ जाएगा अगर इस चीज को एक अमल के तौर पर ले आया जाए। तो पूरा विवाद क्या है, पूरा मामला क्या है, ये जो कह सकते हैं कि जो शब्द कहे गए हैं ये क्यों कहे गए हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर इस तस्वीर को अच्छी तरीके से देख लेते हैं क्योंकि इनकी तरफ से इनके बेल के लिए जो है जो केरल हाई कोर्ट है उसने ये मामला लिया है। तो यहां पर ये व्यक्ति हैं कौन, इनको आप पहचान पा रहे होंगे या इनकी तस्वीर आप यहां पर भी देख पा रहे होंगे। ये हैं सिविक चंद्रा, ठीक है, इनका नाम क्या है, सिविक चंद्रा। और ये बहुत ही जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जाने माने लेखक भी। तो जाने माने लेखक और समाज कह सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता जो सिविक चंद्रन है, मजे की बात यह है कि ये जो जातीय विभिन्नताएं हैं और लैंगिक विभिन्नताएं हैं और उसको लेकर के जो हमारे यहां पर कह सकते हैं कि जाति और लिंग के आधार पर असमानताएं जो देखने को मिलती है उसके विरोध में या उसको क्रिटिसाइज करते हुए आवाज उठाते हैं अपने लेखों में भी और अपनी चर्चाओं में भी। तो अब मुद्दा यह हो जाता है कि जो व्यक्ति इस चीज के लिए जाना जाता हो उसके ऊपर इस तरीके से एक तो आरोप लग रहा है। मुद्दा यह नहीं कि इस तरीके के लोगों के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सोच डेवलप हो जाती है कि भाई ये व्यक्ति तो ऐसा नहीं होगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि ये 74 साल के वृद्ध हैं। तो दूसरी एक ये भी बात है कि 74 ईयर्स के वृद्ध हैं, ओल्ड हैं। जब आप किसी के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाते हैं तो ये सब चीजें दिमाग में जाती ही हैं, मतलब बट नेचुरल है कि ये जाती हैं। कि कोई छेड़छाड़ कर रहा हो वो व्यक्ति जो 74 साल का हो, कोई छेड़छाड़ कर रहा हो वो व्यक्ति जो हमेशा महिलाओं के हित की बात करता हो या फिर लैंगिक समानता की बात करता हो या फिर लैंगिक असमानता को क्रिटिसाइज करता हो, जातियों की असमानता को क्रिटिसाइज करता हो अपने लेखों में, तो ये चीजें गले के नीचे उतरती नहीं है अक्सर। इसलिए बहुत तेजी से इन चीजों को फोकस में आने का समय मिल जाता है। लेकिन बात यहां पर इतनी ही नहीं है। बात यह है कि जब इन्होंने इनके खिलाफ ये कह सकते हैं कि कोर्ट में मामला दर्ज किया गया, अलग अलग सेक्शंस हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम, छेड़छाड़ का जो सेक्शन लगाया गया है, तो इन्होंने बेल की याचिका दायर करी और उस याचिका को दायर करने से रिलेटेड क्या तर्क दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से वो यहां पर बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, उस प्रकार की चीजों में क्या तर्क दिया गया इसको बताने का प्रयास किया गया है। तो जो जस्टिस है उनका नाम है जस्टिस एस कृष्ण कुमार। ठीक है, जस्टिस कौन है, जस्टिस न्यायमूर्ति एस कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार इनका क्या कहना है इस मामले में बेल देते समय वो यहां पर हम देखेंगे। लिखा हुआ है लेखक सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन जिन्होंने अपनी जमानत याचिका के साथ शिकायतकर्ता की कुछ तस्वीरें प्रस्तुत की थी जिस पर उनको 12 अगस्त को अग्रिम जमानत दे दी गई। अब जो ये फोटो प्रस्तुत करी थी इन्होंने, सिविक चंद्रा ने अपने बेल के पक्ष में, वो फोटो कलेक्ट जो करी गई थी वो सोशल मीडिया अकाउंट से कलेक्ट की गई थी याचिकाकर्ता के ही। जो याचिकाकर्ता थी उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीरें निकाल करके उन्होंने शेयर की थी
जिसमें उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि जिस जगह पर यह घटना घटित हुई है उसके बारे में भी यहां पर है। केरल के कोझिकोड सत्र अदालत ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी जिसको बोलते हैं उसकी धारा 54A जो कि यौन उत्पीड़न से रिलेटेड है के तहत प्रथम दृष्टया नहीं चलेगा, ये आरोप नहीं लगेगा यदि अगर महिला ने यौन उत्तेजक कपड़े पहन रखे थे, ये कहते हुए उनको क्या दे दिया है, बेल दे दिया है। अब बात यही है कि महिला ने यौन उत्तेजक कपड़े पहने थे, ये उन्हें कैसे दिखा, इसके लिए जो तस्वीरें प्रस्तुत की गई हैं ये इसका आधार है। और ये तस्वीरें इन्होंने खुद नहीं प्रस्तुत करी बल्कि ये तस्वीरें इनके सोशल मीडिया अकाउंट में, जो महिला है उसके सोशल मीडिया अकाउंट में खुद पड़ी थी। तो उसी का सहारा लेकर के, एक तो ये सहारा लिया गया, सहारा केवल यही नहीं है और सहारा भी है, लेकिन एक सहारा तो ये है जिसको देख करके ये विवाद, या कह सकते हैं लोगों को लगता है कि ये विवादित बयान है। अब माननीय कोर्ट का निर्णय है तो उसे उस तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहां पर बोलने की आजादी भी है और अपने जो भाव है उसको व्यक्त करने की आजादी भी है। तो इस अनुसार यदि अगर कोई जजमेंट गलत आता है तभी तो हम लोगों को दिया गया है कि अगर हम इससे संतुष्ट नहीं है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कोई जरूरी नहीं है कि सेशन कोर्ट्स ने अगर आदेश दिया तो वो सही ही हो। तो जो आदेश यहां पर दिया है उसका आधार आपको पता चल गया होगा कि कैसे दिया है, ठीक है। महिला जो है उन्होंने 29 जुलाई को शिकायत दर्ज करी है। अब बेल देने का यह भी एक आधार है। अब यह आधार कैसे है, आधार ऐसे है कि जिस महिला ने आरोप लगाया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि महिला ने यौन उत्तेजक कपड़े पहन रखे थे, तो उसी महिला के बारे में बात हो रही है कि महिला ने जो आरोप लगाया है उसके लिए जो एफआईआर दर्ज करी गई है वो 29 जुलाई को दर्ज करी गई है। शिकायत की प्राथमिकी जो है वो 29 जुलाई को दर्ज कराई गई है, जबकि हुआ यूं था कि 8 फरवरी को सिविक चंद्रा ने एक कोझिकोड में ही एक कह सकते हैं कि एक उन्होंने आयोजन किया था, शिविर बुलाया था। उस शिविर में बहुत सारे लोग आए थे, उसमें ये महिला भी आई थी, पढ़ी लिखी महिला है ये, ठीक है। तो ये महिला भी आई थी। तो जो घटना घटित हुई है वो 8 फरवरी को हुई है कि अब आरोप ये लगाया गया महिला की तरफ से कि इन्होंने मुझे जो है वो अनवांटेड तरीके से न सिर्फ टच किया है बल्कि मुझे अपनी मतलब गोद में बैठा करके अश्लील हरकत भी करी है। उसमें ये बोला गया है कि उसको मतलब जो स्तन का जो पार्ट है उसको टच किया गया है। सो अब यहां पर सिंपल सी बात यह है कि 8 फरवरी को यह घटना घटित हुई है। अगर यहां पर यह भी कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि महिला जो है इतने समय तक क्यों वेट कर रही है, क्योंकि कोर्ट का यह भी तर्क है कि एफआईआर जब दर्ज होती है तो अदालत ये देख सकती है कि एफआईआर दर्ज हो रही है तो इतनी देर में क्यों हो रही है, ये एक मामला बनता है। हालांकि इसको बहुत ज्यादा इसी को मुद्दा बना करके डिसीजन दिया जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन किन कंडीशंस में इतनी देर हुई है ये भी एक मुद्दा होता है। अब मान लेते हैं कि हो सकता है कि 8 फरवरी को ये मसला हुआ और उसके बाद इसको जो है टॉर्चर किया गया हो या फिर डराया धमकाया गया हो, ऐसा ना करना कोर्ट में जाकर के, नहीं तो हम ये कर देंगे। होता है ना, अपराधी अपराध करने के बाद जो है वो दबाता भी है बातों को। तो हो सकता है कि एफआईआर इस वजह से हुई हो। तो ये जांचने, ये भी देखने का विषय होना चाहिए। अदालत का ये कहना है कि देखने का विषय होना चाहिए कि अगर यहां पर दिक्कत थी, महिला पढ़ी लिखी थी, तो उसने उसी समय में ही क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कराई। 6 महीने बाद क्यों एफआईआर दर्ज हो रही है, 29 जुलाई को एफआईआर क्यों दर्ज हो रही है। हालांकि एफआईआर जो दर्ज कराई गई है, शिकायत जो दर्ज कराई गई है चंद्रन के खिलाफ है, वो आईपीसी की धारा 354A(2), 341 और 354 के तहत मामला जो है वो दर्ज किया गया है। ये धाराएं क्या हैं इसके ऊपर हम अंत में चर्चा करेंगे, तो आपको मामला जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। और यहां पर जो चीजें थी मैंने आपको बताया। अदालत ने कहा है कि विश्वास करना असंभव है कि 74 वर्षीय शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति। अब इसमें एक और पॉइंट आपको ऐड होने को मिल रहा है। अब हालांकि इनके बारे में कहा गया है, चंद्रन के बारे में कहा गया है कि ये मतलब शारीरिक रूप से अक्षम हैं या अक्षम थे, व्हीलचेयर पे बैठे हुए थे। तो मतलब एक तो 74 वर्ष के हैं, शारीरिक रूप से मजबूत भी नहीं है, व्हीलचेयर पर हैं, ऊपर से आपको मैंने बताया सोशल वर्कर भी हैं। अब कोर्ट का यह भी कहना है कि महिला जो थी उसने जो है इस तरीके की ड्रेसिंग सेंस भी रखी थी,
इसके अलावा महिला ने जो शिकायत दर्ज कराने में देर करी है वो भी 6 महीने देर करी है। तो ये सारी चीजें हैं। और ये भी कहा गया है कि जिस जगह पर यह घटना घटित हुई वहां और लोग भी थे और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, पुरुष मित्र के साथ आई थी, तो उसने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है और वहां पर आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है और यह आपत्ति दर्ज हो रही है 6 महीने बाद। ऐसा करके ये कोर्ट जो है डिसीजन दिया है कि बेल तो ग्रांट होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रथम दृष्टया शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है कि इन सब चीजों को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि इनके ऊपर ये लगाया जाएगा चार्जेस या इन्हें बेल नहीं देनी चाहिए, ये नहीं कर सकते। तो प्रथम दृष्टया उन्होंने यही बताया है कि मुझे ऐसा मामला नहीं लगता और ऐसे ही किसी के ऊपर जो है हम सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आरोपित नहीं कर सकते। प्रथम दृष्टया यहां पर सोशल जो कह सकते हैं हैरेसमेंट है उसका केस नहीं दिया जाएगा। इसी को बोलते समय उन्होंने बीच में इस शब्द का भी इस्तेमाल किया कि महिला ने क्या पहन रखे थे, इस तरीके के कपड़े पहन रखे थे जो किसी को भी उत्तेजक कर सकते थे। अब बात यहां पर यह है कि दो चीजें कंट्रोवर्शियल हो गई। एक तरफ जहां पर न्यायालय ने यह कहा है कि 74 वर्षीय शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति ये जबरदस्ती वाला काम कैसे कर सकता है, इस आधार पर हम बेल दे रहे हैं। दूसरी तरफ कोर्ट यह भी कह रहा है कि महिला ने इस तरीके के कपड़े पहने थे कि अगर यह हरकत हुई भी है तो हो सकती है, स्वाभाविक है, क्योंकि कपड़े ऐसे पहने थे। तो अगर कपड़े ऐसे पहने थे इस आधार पर निर्णय दिया जा रहा है तो इसका मतलब कि ऐसा किया गया है, यह भी निर्णय निकल सकता है। और यदि अगर कपड़े ऐसे नहीं पहने थे और ये व्यक्ति को ये कहा जाए कि भाई ये बूढ़े व्यक्ति हैं, ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, तो कपड़े से क्या लेना देना है, फिर कपड़े वाला स्टेटमेंट क्यों दिया कोर्ट ने। तो ये इसलिए यहां पर आपको समझना जरूरी है। अदालत ने कहा है कि 354 के शब्दों में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि आरोपी की ओर से एक महिला का शील भंग करने का इरादा होना चाहिए। केवल बॉडी टच हो जाने से, स्किन टू स्किन टच हो जाने से काम नहीं चलेगा। जब स्किन टू स्किन टच होने का मामला आता है तो एक केस हमको याद आ जाता है जो कि 12 वर्ष की नाबालिग लड़की का केस था और ये 19 जुलाई 2021 का केस है। आपको मालूम है 19 जुलाई 2021 का एक कोर्ट है जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट का पोक्सो एक्ट जो है वो लगाने की बात करी गई थी। और नागपुर बेंच जो थी, मुंबई की नागपुर बेंच जो है, उसमें न्यायमूर्ति जो पुष्पा जी थी, उन्होंने ये आदेश पारित किया था कि जो टचिंग है वो गंदी मंशा से होनी चाहिए। तो उसमें 12 साल की एक बच्ची थी जिसके बारे में कहा गया था, जो आरोपी था उसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इस बच्ची ने जो है इस बच्ची का जो है उस आरोपी ने जो स्तन जो है वो टच किया था, लेकिन उसमें यह कहा गया कि कपड़े के ऊपर से टच हुआ है। तो यहां पर मामला दिया गया था कि स्किन टू स्किन टच होना पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। हालांकि उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया था और इंटरफियर करके उसमें जो है जजमेंट दिया था कि ऐसा नहीं है, ऐसे तो कोई भी किसी को भी छेड़ सकता है। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो महिला का शील भंग होने का इरादा होना चाहिए आरोपी का, जो कि यहां देखने को नहीं मिलता है क्योंकि महिला खुद ही जो है गलत ड्रेसिंग सेंस में है और वो व्यक्ति काफी बूढ़ा है जिसके ऐसा करने की संभावना नहीं है। चंद्रन ने शिकायत दर्ज करने में देरी पर भी सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला एक शिक्षित महिला है जो यौन उत्पीड़न के परिणामों से पूरी तरीके से वाकिफ है, तो उसने देर क्यों करी है। और यह भी बात है कि जो शिकायतकर्ता महिला है वो अनुसूचित जाति से भी बिलोंग कर रही है। तो जहां ये व्यक्ति हैं जो इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि महिला जो है अनुसूचित जाति से है, तब तो ये और भी इस तरीके के काम नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके परिणामों को अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि ये इस तरीके के सोशल वर्कर हैं। तो ये भी एक मुद्दा है, कई सारे मुद्दे हैं। पर अब क्वेश्चन यही है कि क्या ये मुद्दों में इतनी तार्किकता है? क्या वास्तविक रूप में हम 74 साल का कोई व्यक्ति है तो ये मान लें कि वो छेड़छाड़ नहीं करता है या नहीं कर सकता है? क्या हम ये मान लें कि किसी महिला ने अपने ड्रेसिंग सेंस ऐसे कर रखे हैं जिसकी वजह से सामने वाला उसको छेड़छाड़ करने पे मजबूर हो जा रहा है? क्या हम ये मान लें कि एक व्यक्ति जो SC ST को अच्छी तरीके से पहचानता हो तो इसलिए कि भाई वो SC ST है तो उससे वो छेड़छाड़ नहीं करेगा? क्या ये सारे तर्क इतने तार्किक हैं
कि इस आधार पर एक कोर्ट को न्याय देना चाहिए और इसे आगे जो है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं वो समाज पर उसके प्रभाव प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। तो क्या इसका गलत प्रभाव नहीं पड़ जाएगा समाज पर? इस चीज को यहां पर देखने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 354A को, और इसमें हम बता सकते हैं आपको कि किस प्रकार से कौन कौन सी धाराएं जो है यहां पर देखने को मिल सकती हैं, या क्या होता है तो किस किस तरीके की सजा होगी। जैसे यौन उत्पीड़न पर सुनवाई तभी होगी जब इस तरीके की चीजें यहां पर हुई हों इस सेक्शन के अंतर्गत। पहला, अगर कोई शख्स महिला को बिना उसकी अनुमति के छूता है या फिर स्पर्श में सेक्सुअल प्रस्ताव शामिल होता है तो उसके ऊपर इसके तहत कार्यवाही की जा सकती है। पॉइंट 2 क्या कह रहा है, यही 354A का पॉइंट 2 क्या कह रहा है, सेक्सुअल फेवर की मांग करना, या फिर सेक्सुअल फेवर की मांग करी गई हो आरोपी की तरफ से, या फिर किसी महिला को मर्जी के खिलाफ पोर्नोग्राफी दिखाई गई हो। अब ये वाले जो 3 केसेस है ना, ये वाली जो 3 हरकतें हैं, अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला के खिलाफ में करी हैं तो इसके अंतर्गत उसे सजा मिलेगी, कार्यवाही होगी, सजा मिलेगी, और इसे गंभीर आरोप भी माना जाएगा। इसे क्या माना जाएगा? गंभीर आरोप भी माना जाएगा। एक आरोप और है जिसमें सेक्सुअल टिप्पणी है, कमेंट होते हैं महिलाओं के खिलाफ बहुत ज्यादा, तो सेक्सुअल कमेंट अगर करे जा रहे हैं तो यह भी एक आरोप है, लेकिन इसे इन 3 आरोपों से थोड़ा कम गंभीर माना गया है। इसी के ध्यान में रखते हुए इनकी सजा जो है वो कैसी है, पहले 3 को अगर हम देखेंगे तो पहले 3 के लिए जो सजा है वो सजा है 3 साल। वो सजा जो है क्या है, अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त कार्रवाई की सजा दी जाएगी और उसे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही किया जा सकता है। लेकिन जो पॉइंट 4 था, वो जो पॉइंट 4 था सेक्सुअल टिप्पणी वाला, इसमें जो है, इसमें अपराध अगर किया जा रहा है तो 1 साल तक की सजा हो सकती है, या जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। तो आज का जो मुद्दा था वो आपने समझ लिया होगा कि केरल के कोझिकोड कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है। अब कोर्ट जो है वो इंडियन पिनल एक्ट में जितनी चीजें लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट जो है वो इन तरीके की बातों को सिर्फ कागज में लिखे गए जो एक्ट और जो नियम है उनके आधार पर ही निर्णय नहीं दे सकती है, या फिर निर्णय नहीं बदल सकती है। स्वाभाविक सी बात है कि समाज में इसका अच्छा प्रयोग जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है कि इसका प्रमोशन इस तरीके से किया गया हो कि अच्छे तरीके से वो समाज में छवि ना ले जाता हो। तो यहां पर इन चीजों को समझना और इसकी नजर रखना जरूरी है, और ये जानना जरूरी है कि कोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों दिया होगा और इसके क्या परिणाम या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस पर अगर कोई दूसरी अपडेट आएगी तो हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, और अगर आपका क्या विचार है, कोर्ट ने किस प्रकार का ये निर्णय दिया है और आप इस निर्णय से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सही या गलत मानते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप हमसे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी कनेक्ट हो सकते हैं इन जगहों पर, ठीक है। आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं इस लेक्चर का PDF पाने के लिए। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।